भारतीय इतिहास के एक ऐसे चरित्र पर हम लोग बात करने वाले हैं जिस के बारे में तमाम इतिहासकारों ने एक जैसी और विरोधी राय एक साथ रखी, जिसे किसी ने एक साथ बुद्धिमान और पागल कहा, किसी ने समय से आगे कहा, किसी ने उसको उतावला कहा। तो कौन था ये जिसे हम समय से आगे भी मानते हैं, जिसे हम बुद्धिमान भी मानते हैं, जिसे हम पागल भी कहते हैं? कौन था यह कैरेक्टर और इसने ऐसे कौन से काम किए थे जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को एक साथ बुद्धिमान और पागल कहा जाता है? आज इसके बारे में हम बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय था वो 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी का था। एक लंबे समय तक इसने तुगलक वंश पर शासन किया और मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की नींव डाली और तुगलक नाम जो है इसके वंश का, इसके पिता को जो एक उपाधि मिली थी, पदवी मिली थी गयासुद्दीन तुगलक के, उसी के नाम पर इसके वंश का और इसकी सल्तनत का नाम जो है तुगलक पड़ा। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, आज उसी पर हम बात करने वाले हैं। जो कुल मिलाकर के बिन तुगलक के समय का जो तुगलक राजवंश था, जो डायनेस्टी थी, कुछ इस प्रकार से थी। एक बड़ा क्षेत्र दक्षिण में देखिए, एक बड़ा क्षेत्र उत्तर में, पश्चिम में और पूर्व में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो क्षेत्र विस्तार था, साम्राज्य विस्तार था, वह दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा था। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और देखेंगे यहां से कहां से आपके लिए प्रश्न निकल के आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम मलिक फखरुद्दीन था और यह जूना खान के नाम से भी जाना जाता था। इसी के नाम पर जौनपुर की स्थापना हुई है। ठीक है, इसका भाई था फिरोज तुगलक, उसने, इसका चचेरा भाई था, तो इसके बाद आया बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक आया, उसने जौनपुर की स्थापना की। इसी जौना खां के नाम पर बिन तुगलक का नाम था बचपन यानी कि जब वो दिल्ली सल्तनत का शासक बना उससे पहले इसे जूना खान के नाम से जाना जाता था, लेकिन मूल नाम मलिक फखरुद्दीन था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के साथ मिलकर के बहुत सारे सैनिक अभियान किए, बहुत सारे इसके पास अनुभव था, एक्सपीरियंस था काम करने का। इसका नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा गया है, जैसे अंतर विरोधी का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी, यानी कि ये परोपकारी था लेकिन कहीं कहीं अत्याचारी दिखाई देता है। यह बहुत बुद्धिमान भी था लेकिन कहीं कहीं इसने बहुत मूर्खतापूर्ण निर्णय भी लिए। तो बहुत ही मिले जुली उपाधियों से इसको सुशब्दित किया गया है। मोहम्मद तुगलक ने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की? अमीर उल मोमिनीन। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने स्वयं ही खलीफा की उपाधि धारण की, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत में आया था और सुल्तान ने इसका खूब स्वागत किया और इसे दिल्ली का काजी बनाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विदेशी दूतों का आदान प्रदान हुआ। कई सारे देशों ने बिन तुगलक के यहाँ अपने दूत भेजे और बिन तुगलक ने कई देशों में अपने दूत भेजे, जिनमें चीन भी था। उन्हीं में से अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता बहुत पूछा जाता है। इब्न बतूता किसके समय में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया और इसी इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया। काजी धार्मिक गुरु होता है, तो काजी के पद पर नियुक्त किया। और इसके अलावा जब ये इब्न बतूता भारत आया तो इसने जो भी यहाँ पर देखा समय साम्राज्य के बारे में, उसका वर्णन अपने ग्रंथ रेहला में किया है। बहुत महत्वपूर्ण है। रेहला जो है ये इब्न बतूता का एक यात्रा वृतांत है। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृतांत लिखा और इसमें इसने जो जो बातें लिखी हैं उस रेहला से हमें बिन तुगलक के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से
चीनी शासक तोगन तिमूर के दरबार में गया था। महत्वपूर्ण ये है कि ये जो चीनी जो ये इब्न बतूता था, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, जो कि बिन तुगलक के समय में आया था, इसी को 1342 ईस्वी में बिन तुगलक ने अपना राजदूत बना करके कहाँ भेजा? चीन में भेजा। चीनी शासक तोगन तिमूर थे उस समय, उनके दरबार में भेजा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों को भी महत्व देता था। और इसी इब्न बतूता ने मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं को अपनी पुस्तक रिहला में उल्लेख किया है। इब्न बतूता क्या कहता है? इब्न बतूता के अनुसार इस समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था और कश्मीर तथा आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़ करके लगभग सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। और वास्तव में यह अतिशयोक्ति नहीं है। दिल्ली सल्तनत का इतना ज्यादा विस्तार किसी भी राजा शासक के समय में नहीं हुआ था जितना कि बिन तुगलक के समय में हुआ। और इसकी झलक हमें इब्न बतूता के रिहला में भी मिलती है। तो बलूचिस्तान और कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण हिंदुस्तान मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से शामिल था, ऐसा इब्न बतूता का कहना है। अभी मैप में भी आपने देखा था। अब हम आ जाते हैं उन 5 प्रकार के सुधारों पर या योजनाओं पर, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा संचालित या लागू की गई वे 5 योजनाएं जिनके फेल हो जाने की वजह से इब्न बतूता को एक तरह से पागल कहा गया, मूर्ख कहा गया। देखिए, ये जो योजनाएं एक के बाद एक बिन तुगलक ने शुरू हुई थी, ये योजनाएं इतनी महत्वपूर्ण थी, ये योजनाएं इतनी बुद्धिमानी से बनाई गई थी कि बिन तुगलक को बुद्धिमान कहा गया। और बिन तुगलक पढ़ा हुआ भी था, इसने धर्म और राजनीति को अलग रखा, इसने योग्य व्यक्तियों का चुनाव किया उच्च पदों पर, ना कि धर्म के आधार पर। तो इसके अलावा ये जो 5 प्रकार की योजनाएं बनाई, इन योजनाओं का स्ट्रक्चर देख करके आप कहेंगे कि ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। आज वर्तमान में जिन चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं या जिन चीजों को, योजनाओं को हम देखते हैं या महसूस करते हैं, इनकी शुरुआत कहीं ना कहीं बिन तुगलक ने ही की थी। लेकिन क्योंकि उसकी ये योजनाएं असफल हो गई, इसलिए उसको मूर्ख भी कहा जाता है। और इन योजनाओं के असफल होने के कारण बिन तुगलक का इतना विशाल साम्राज्य पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया और बिन तुगलक के बाद तुगलक वंश धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। तो कौन सी हैं वे 5 योजनाएं जिनकी वजह से बिन तुगलक के चरित्र पर इस प्रकार के आक्षेप लगाए जाते हैं? राजनीतिक एवं प्रशासनिक योजनाएं कौन सी थी? बर्नी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। पहली, दोआब में कर वृद्धि। दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का वह उपजाऊ क्षेत्र होता है जहां फसल बहुत अच्छी होती है। तो दोआब में 1325 ईस्वी में टैक्स की दरें जो है वो बढ़ा दी थी। किसने? बिन तुगलक ने यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया था। और टैक्स इतना ज्यादा था कि किसान टैक्स देने में असमर्थ हो रहे थे और कई किसानों ने अपने खेतों में आग भी लगा दी थी। और इस वजह से बहुत सारे किसान या कृषक वर्ग वो बिन तुगलक के विरोध में चले गए थे। बिन तुगलक के 25 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 22 विद्रोह हुए हैं। बहुत ज्यादा विद्रोह हुए बिन तुगलक के समय में। तो किसानों ने विद्रोह इसीलिए कर दिया क्योंकि इतना ज्यादा टैक्स इनको देना पड़ रहा था, और वो भी तब जब यहाँ पर दोआब में उस समय अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ी हुई थी। तो सूखे के कारण फसल कम हुई और उसका भी एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में ले लिया जा रहा था। ऐसा इसलिए किया बिन तुगलक ने क्योंकि बिन तुगलक की और दूसरी योजनाएं लगातार फेल हो रही थी। उसका धन, उसका राजकोष खाली हो चुका था। तो बिन तुगलक को अपना राजकोष भरने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने दोआब में कर की वृद्धि कर दी। लेकिन किसानों के लिए इतना ज्यादा टैक्स देना संभव नहीं था क्योंकि वो एक तो उपज कम होने से परेशान थे और दूसरा इतना ज्यादा टैक्स वो नहीं भर सकते थे। तो खड़ी फसलों में आग लगा दी यहाँ किसानों ने। ये ना तो योजना सफल हुई और ऊपर से किसान भी विद्रोही हो गए और सारी फसल भी नष्ट हो गई। दूसरा महत्वपूर्ण इनकी योजना जो थी, जो इन्होंने लागू की बिन तुगलक ने, देवगिरी को राजधानी बनाया। देखिए, राजधानी जो है वो कहां पर थी? राजधानी
दिल्ली में थी, दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली में थी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को क्यों बदला, इसके पीछे कारण समझिए। राजधानी को इसने इसलिए बदला क्योंकि जो मंगोल आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय। अब अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में एक रिजर्व और केंद्रीय सेना रखने का बंदोबस्त किया, लेकिन बिन तुगलक ने इसका दूसरा उपाय निकाला। बिन तुगलक ने राजधानी को ही बदल दिया, क्योंकि दिल्ली जो है वो बहुत नजदीक है पश्चिमोत्तर सीमा से, पश्चिमोत्तर से ही दिल्ली पर आक्रमण होते थे, मंगोल आक्रमण होते थे। तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र असुरक्षित होने के कारण, दिल्ली को भौगोलिक रूप से उसके नजदीक होने के कारण राजधानी को दिल्ली से बदल करके देवगिरी ले जाने का विचार रखा, क्योंकि देवगिरी सेंटर में स्थित था, सल्तनत के केंद्र में स्थित था, जहां तक मंगोल आक्रमण की पहुंच नहीं हो पाती। पहला कारण यह था देवगिरी को राजधानी बनाने के पीछे। दूसरा कारण यह था कि यहां से मोहम्मद बिन तुगलक अपने दक्षिणी राज्यों को नियंत्रित कर सकता था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य दक्षिण तक फैला हुआ था और उत्तर में रह करके मोहम्मद बिन तुगलक सही प्रकार से इन पर नियंत्रण नहीं कर सकता था। इसलिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाकर केंद्र में रह करके उत्तर और दक्षिण दोनों की राजनीति को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया। तो इसके लिए भी उसने राजधानी को परिवर्तित करने की बात कही। तो 1326-27 ईस्वी में राजधानी परिवर्तित निर्णय किया गया, लेकिन यह भी असफल हो गया, क्योंकि दूरी इतनी ज्यादा थी, दिल्ली और देवगिरी की दूरी बहुत ज्यादा थी, आवागमन का कोई सही माध्यम नहीं था। तो जो आम आदमी था वो किस प्रकार से दिल्ली से देवगिरी जाता, इसकी समस्या बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा इतना ज्यादा समय लग गया कि इस बीच वह अपना ध्यान उत्तर की राजनीति पे नहीं दे पाया और सत्ता पर से उसका नियंत्रण कम होने लगा। तो बहुत सारे अमीरों के विद्रोह उसके साम्राज्य में होने लगे, और जब उसने देखा, जब वह देवगिरी में आया बिन तुगलक, तो उसने देखा कि उत्तर की राजनीति पर अब देवगिरी से नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। देवगिरी से दक्षिण पर तो नियंत्रण रखा जा सकता था, लेकिन उत्तर की राजनीति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखना संभव नहीं था। तो फिर से इस निर्णय को बदला। अब राजधानी देवगिरी से दोबारा दिल्ली शिफ्ट की गई। तो इस अदला बदली के चक्कर में दिल्ली बुरी तरह से बर्बाद हो गई, लोग बुरी तरह से निराश हो गए, जन धन हानि हुई, बहुत लोग रास्ते में मारे गए, पैसा, व्यापार सब कुछ उजड़ गया, और बहुत सारे जो कार्य थे, जो व्यापार थे, वो दोबारा शुरू नहीं हो पाए। तो बिन तुगलक की बहुत आलोचना हुई इसके लिए, और यह माना गया कि यह उसका सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण कार्य था। हालांकि जब राजधानी बदल के वो वहां गया, तो इसका एक फायदा ये हुआ कि मुस्लिम जो समाज था, मुस्लिम जो संस्कृति थी, या जो एक तरह से कल्चर था, वो दक्षिण भारत में शुरू हो चुका था। और इसी दक्षिण में, इसी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो देवगिरी को राजधानी बनाया, कुछ समय के लिए वहां पर जो एक मुस्लिम कल्चर की शुरुआत हुई, उसी बेस पर बाद में दक्षिण का प्रसिद्ध मुस्लिम शासन, बहमनी शासन की शुरुआत हुई। विजयनगर और बहमनी, विजयनगर हिंदू शासन था और विजयनगर मुस्लिम शासन था। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा देवगिरी में तैयार किए गए आधार को बेस बना करके ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना यहां पर की गई थी। अगली जो इसकी एक तरह से योजना थी, ये सांकेतिक मुद्रा जारी करना, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे वर्तमान सरकार ने 2016 में विमुद्रीकरण किया था, डीमोनेटाइजेशन किया था, ऐसा ही कुछ मोहम्मद बिन तुगलक ने विमुद्रीकरण किया, डीमोनेटाइजेशन किया। पहले इसको समझ लीजिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या जैसे मोहम्मद बिन तुगलक का विमुद्रीकरण या सांकेतिक मुद्रा चलाने का की योजना फेल हो गई, क्या वर्तमान सरकार द्वारा चलाया गया विमुद्रीकरण का प्लान भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो पाया या नहीं? आपकी क्या राय है, बताइएगा इसमें। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक योजना में किया क्या था, इसको समझिए। उस समय जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो मुद्राएं चल रही थी, उनमें चांदी की मुद्रा महत्वपूर्ण थी, चांदी का टंका, ठीक है, चांदी का जो टंका था, इस चांदी के टंके को कांसे में बदलने की योजना मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू की थी।
कांसे की मुद्रा चलाई, यानी कि चांदी के स्थान पर कांसे की मुद्रा चलाई गई मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और इसका जो महत्वपूर्ण कारण बताया गया वो ये था, जो इतिहासकार मानते हैं वो ये था कि वास्तव में उस समय चांदी की जो मात्रा है बहुत कम हो गई थी, चांदी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध थी। तो ऐसे में चांदी के स्थान पर कांसे को सांकेतिक रूप से, यानी कि जैसे अगर चांदी के एक टंके में 10 किलोग्राम अनाज मिलता था तो कांसे के भी एक सिक्के में 10 किलोग्राम अनाज मिलेगा, यानी कि सांकेतिक रूप में चांदी के एक सिक्के के बराबर ही मूल्य होगा कांसे के एक सिक्के का। तो इसे कहा गया सांकेतिक मुद्रा। जैसे वर्तमान में जो पेपर करेंसी हम लोग इस्तेमाल करते हैं या सिक्के इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? ये सांकेतिक मुद्रा है कि हमारा 100 रुपए का जो नोट है उससे हमें 100 रुपए के बराबर सामान मिलेगा, क्योंकि उस 100 रुपए के बराबर प्रॉपर्टी या संपत्ति या विदेशी मुद्राएं आरबीआई ने अपने पास रिजर्व रखी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के सांकेतिक मुद्रा का पहला चलन भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया, और जितने भी चांदी के सिक्के लोगों के पास थे उनकी जगह पर अब सांकेतिक मुद्रा चलाना शुरू किया। लेकिन यह योजना बहुत बुरी तरह से फेल हुई, और इसके फेल होने के कारण पूरे दिल्ली जो तुगलक सल्तनत थी या तो जो सल्तनत थी उसमें आर्थिक संकट बहुत बुरी तरह से आ गया। अब हुआ क्या उसको समझिए कि बिन तुगलक ने जब सांकेतिक मुद्रा शुरू की तो नए सिक्के ढलने लगे कांसे के, और पुराने चांदी के सिक्कों की जगह पर नए सिक्के व्यापार में या बाकी चीजों में चालू किए गए। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक यह भूल गया कि अगर सिक्के ढालने का नियंत्रण राज्य के पास नहीं होगा तो जितने भी टकसालें हैं, जो भट्टियां थी जहां पर धातुएं गलाई जाती थी, वहां पर अब कांसे के सिक्के बनाए जाने लगे। जैसे इसको ऐसे मानिए कि वर्तमान में नोट छापना और सिक्का ढालने का नियंत्रण अगर सरकार और आरबीआई के पास न हो तो कागज, स्याही और धातुएं लेकर के हम और आप सभी नोट और धातु सिक्के बनाने लगेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ था बिन तुगलक के काल में। बिन तुगलक ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये जो सिक्के ढालने का नियंत्रण है ये राज्य या सल्तनत या सुल्तान के पास होना चाहिए, और इसी का फायदा उठा करके जो तमाम टकसालें थी, जो तमाम भट्टियां थी धातु गलाने वाली, वहां पर लोग ले जा करके अपने कांसे के बर्तनों को गला करके सिक्के ढलवा रहे थे। तो पूरे अर्थव्यवस्था में, पूरे साम्राज्य में कांसे के सिक्कों की भरमार हो गई, और ऐसी स्थिति में व्यापारियों ने कांसे के सिक्के में सामान देना, सौदा देना बंद कर दिया। वे चांदी के सिक्के में ही सौदे करने लगे। ऐसे में कांसे के सिक्के का मूल्य गिर गया, अवमूल्यन हो गया, और उस पर विश्वास होना चाहिए था जनता का, वो समाप्त हो गया। और जब दबाव पड़ा सुल्तान पर तो सुल्तान ने एक और आदेश दिया कि अब फिर से चांदी की मुद्रा को ही रहने दिया जाता है, इसलिए आप जिनके पास कांसे के सिक्के हैं वो सब लेकर के आए महल में, और उस कांसे के सिक्कों को हम दरबार में फिर से चांदी के सिक्के में अदला बदली कर देंगे, जिससे कि समाज में शांति बनी रहे। तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने कांसे के सिक्के ढाल लिए थे, अपने बर्तन गला के, वे सभी अपने सिक्के बोरी भर भर के ले गए और राजकोष में से चांदी के सिक्के ले आए और अपने कांसे के सिक्के वहीं छोड़ आए। पूरा राजकोष खाली हो गया। अब चांदी के सिक्के जनता के पास थे और कांसे के सिक्के राजकोष में भर गए थे। पूरा राजकोष खाली हो गया और पूरी अर्थनीति गड़बड़ हो गई। यह पूरी तरह से फेल हो गया। तो ये जो विमुद्रीकरण का जो प्लान था, मुद्राओं की अदला बदली का जो प्लान था, या सांकेतिक मुद्रा का जो योजना थी, बुरी तरह से फेल हुई और इसमें आर्थिक संकट गहरा गया। इसके अलावा खुरासान पर आक्रमण। खुरासान जो है ये पश्चिमोत्तर प्रांत या मध्य एशिया में स्थित एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर मोहम्मद बिन तुगलक विजय हासिल करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा कर लगा कि वहाँ की परिस्थितियाँ अब बदल रही हैं। तो उसने एक बड़ी सेना तैयार की और इस सेना के द्वारा खुरासान पर आक्रमण करने की योजना बनाई, और इस खुरासान आक्रमण के लिए बड़ी मात्रा में सैनिक भर्ती किए गए, जिन्हें एडवांस और नगद वेतन भी दे दिया गया।
गया। लेकिन इससे पहले कि यह अभियान होता, वहां पर खुरासान में यानी कि मध्य एशिया में सत्ता परिवर्तन हो गया, राजनीतिक स्थितियां बदल गईं और इन परिवर्तित हुई राजनीतिक स्थितियों में मोहम्मद बिन तुगलक अपना खुरासान अभियान पूरा नहीं कर पाया। तो जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और जो तमाम उनको एडवांस दिया गया था वो भी व्यर्थ चला गया, अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा भार पड़ गया। तो कुल मिलाकर के खुरासान अभियान भी विरुद्ध हो गया, नष्ट हो गया, एक तरह से प्लान फेल हो गया। फिर ये बनाता है कराचिल अभियान। कराचिल कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की तराई में स्थित क्षेत्र था, पहाड़ी दुर्गम इलाका था। तो इस कराचल क्षेत्र में होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए इसने कराचिल अभियान चलाया। इसके लिए भी बड़ी मात्रा में सैनिक भर्ती किए गए, उनको भी वेतन दिया गया, लेकिन कराचिल अभियान भी विफल हो गया क्योंकि इतने दुर्गम रास्ते थे यहाँ पर कि वहां तक सैन्य अभियान कर पाना संभव नहीं था, पहाड़ी इलाका था। तो यह योजना भी इसकी फेल हो गई। ये पांचों योजनाएं बुरी तरह से विफल हो जाने के कारण ही इनको जो बिन तुगलक थे इनको मूर्ख कहा जाता है, और क्योंकि ये योजनाएं बहुत अच्छी थी इसीलिए इसको बुद्धिमान भी कहा जाता है। वास्तव में इन योजनाओं के फेल होने के पीछे का जो मुख्य कारण था वो ये कि इन योजनाओं को लागू करने की कोई सही प्लानिंग बिन तुगलक नहीं बना पाया। हालांकि योजनाएं अच्छी बनाई गई लेकिन इन योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। जैसे भारत सरकार ने योजना बनाई विमुद्रीकरण की, मुद्राओं की 500 और 1000 के नोट बदलने की, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन में यह ध्यान नहीं रखा गया कि इतने सारे लोग कैसे अपनी पुरानी मुद्रा को नई मुद्रा में बदलेंगे। हर व्यक्ति गांव में एटीएम से जुड़ा नहीं था। आरबीआई ने जो नया नोट छापा वो पतला था और पुराने नोट एटीएम के जिस बॉक्स में रखे जाते थे वो चौड़े थे। तो एटीएम का बॉक्स चौड़ा था, नोट पतला था, इसलिए एटीएम नोट नहीं निकाल पा रहा था जबकि आरबीआई नोट छापे जा रहा था। इस वजह से बाजार में मनी फ्लो कम हो गया, लोग लाइन में खड़े कितने परेशान हुए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। मनी फ्लो धीमा हो जाने के कारण व्यापार पर बुरा असर पड़ा। ये समस्याएं कहीं ना कहीं इस विमुद्रीकरण से आई। इसीलिए कहते हैं कि इतिहास हमें सबक सिखाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा के द्वारा ये सबक सिखाया। निश्चित तौर पर विमुद्रीकरण लागू करने से पहले इसको समझना और पढ़ना जरूरी था। सुल्तान की सर्वाधिक विवादित योजना दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन था। मैंने आपको ये सारी योजनाएं समझा दी, अब इनके डिटेल्स देखते हैं। सबसे ज्यादा विवाद इस बात पर हुआ कि दिल्ली से देवगिरी राजधानी क्यों लेके गई। 1327 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन से पूर्व देवगिरी को दौलताबाग नाम दिया गया था, ये नया नाम दिया गया था। ठीक है, देवगिरी दौलताबाद मुस्लिम संस्कृति का केंद्र था और इसी स्थान पर बाद में बहमनी राज्य का विकास हुआ। देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम भी कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। देवगिरी का एक अन्य नाम कुतुबुल इस्लाम है। और लेनपुल कहते हैं कि दौलताबाद को गुमराह शक्ति का स्मारक है। लेनपुल क्या कहता है कि दौलताबाद या देवगिरी क्या है, गुमराह शक्ति की पहचान बन चुकी है। कैसे एक शक्ति, एक शासक गुमराह हो गया था उसका उदाहरण है। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ था चांदी के टंके के स्थान पर तांबे या कांसे के जीतल के टंके का प्रचलन करना, तांबे के जीतल का प्रचलन करना, और इसका मूल्य चांदी के टंके के समान ही रखा गया था। चांदी का टंका था और तांबे और कांसे के क्या थे, जीतल थे। तो इन जीतल के स्थान पर, टंके के स्थान पर जीतल चलाना और जीतल का मूल्य टंके के बराबर ही रखना, यह सांकेतिक मुद्रा का मतलब था। जब सुल्तान की सेना तैयार हुई, ये बात हो रही है किसकी, खुरासन अभियान की बात हो रही है कि खुरासन अभियान क्यों फेल हो गया। जब सुल्तान की सेना तैयार हुई तो ट्रांस आक्सियाना, वही क्षेत्र जहां पर खुरासान स्थित था, ट्रांस आक्सियाना में राजनीतिक परिवर्तन होने के कारण तर्माशरीन को शासक पद से हटा दिया गया और यह खुरासिल अभियान कभी भी पूरा आरंभ नहीं हो पाया और उसके लिए सेना वाना सबका इंतजाम कर लिया गया था। बर्नी के अनुसार सैनिक अभियान के लिए 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना बनाई गई थी। सोचिए 3,70,000 ये सैनिक किसी अभियान के लिए तैयार किए गए थे और वो अभियान नहीं हुआ या कैंसिल हो गया। तो इतनी बड़ी सेना जब विद्रोह करेगी, खाली बैठेगी, तो फिर क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं।
ठीक है। तो और इन सैनिकों को पूरे 1 साल का अग्रिम वेतन या एडवांस सैलरी भी दे दी गई थी। कराचिल का सैनिक अभियान सुल्तान की अगली विजय योजना थी, किंतु इसका विनाशकारी अंत हुआ था। कराचिल जो कि हिमाचल की तराई में स्थित था। कराचिल की तुलना हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के पर्वतीय प्रदेश से की गई है और तिब्बत की सर्दी और बर्फीले तूफान के कारण सुल्तान की लगभग संपूर्ण सेना मारी गई। जो सैनिक इस प्राकृतिक आपदा से बच गए थे वे बीमारी हो गई उनको और वे प्लेग नामक बीमारी में मारे गए। तो पूरी सेना जो है वो कराचिल अभियान में नष्ट हो गई और यह कराचिल अभियान पूरा नहीं हो पाया। फिर दोआब में कर वृद्धि का क्या अंजाम हुआ? दोआब में कर वृद्धि लगभग 1/10 से बढ़ा करके 1/20 थी। पहले 1/10 से 1/20 थी। उपज का 50% तय किया, यानी कि 1/2 कर दी। कहाँ 1/10 से 1/20 थी और बिन तुगलक ने इसको 1/2 यानी कि 50% कर दिया, तय किया गया। किंतु दुर्भाग्य से जिस वर्ष वृद्धि हुई, इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत दुर्भाग्यशाली शासक भी कहा जाता है। जिस साल लगान बढ़ाया गया उसी साल अकाल और उसके बाद प्लेग की महामारी फैल गई। इस संकटपन्न स्थिति में सुल्तान ने किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग खुलवाया। ठीक है, जबरदस्ती वसूली भी की गई, लेकिन जब इसने देखा कि किसान परेशान हो रहे हैं, अपने खेतों में आग लगा रहे हैं, तो किसानों को सब्सिडी या राहत देने के लिए एक कृषि विभाग खुलवाया। ये प्रश्न पूछा जाएगा, कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो वो बिन तुगलक ने। सोचिए कितना एडवांस काम था जो इसने किया था। तो इसको क्या कहा गया? कृषि विभाग को दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही पूछा जाता है, दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? तो वो बिन तुगलक ने की थी। तो इसकी स्थापना की गई। अकाल राहत संहिता तैयार की गई। सिंचाई के लिए सैकड़ों कुएं खुदवाए गए और अकाल ग्रस्त किसानों को कृषि ऋण, जिन्हें कि तकावी कहा जाता है, यह भी दिए गए। इसे सोनधर भी कहा गया है। देखिए इस लाइन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पूछा गया है कि वह दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान बताइए जिसने एक अलग कृषि विभाग या दीवाने कोही की स्थापना की, तो वो बिन तुगलक था। फिर पूछा है किस तुगलक शासक ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था पहली बार? तो वो बिन तुगलक था। फिर था किसने पहली बार किसानों को राजकोष से आर्थिक सहायता या सब्सिडी दी थी? वह भी बिन तुगलक था। और तकावी ऋण किसने बांटे? तो वो बिन तुगलक था। तकावी ऋण किसानों को दिए गए ऋण होते, जैसे वर्तमान भारत सरकार किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराती है, और इसी तकावी ऋण को ही सोनधर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक है। सुल्तान की पहली असफल योजना राजधानी परिवर्तन तथा अंतिम असफल योजना दोआब में कर वृद्धि थी। ठीक है, क्योंकि योजनाएं सफल हो जाने के बाद उसको जो धन का नुकसान हुआ उसकी पूर्ति के लिए उसने टैक्स बढ़ाया, लेकिन यहां भी समस्या हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड टॉमस ने धनवानों का युवराज की उपाधि दी है। धनवानों का युवराज क्यों कहा गया है बिन तुगलक को? क्योंकि जब बाद में कांसी के मुद्राओं को चांदी की मुद्रा से बदला गया, तो फिर सारा चांदी प्रजा के पास था और सारा कांसा जो है वो युवराज यानी कि बिन तुगलक के राजकोष में था। तो यहाँ जो प्रजा है वो क्या हो गई? धनवान हो गई, और जो युवराज है वो क्या हो गया? कंगाल हो गया। तो ये बिन तुगलक एक ऐसा युवराज या शासक था जो धनवानों का शासक था, यानी कि धनवानों का युवराज। और ये नाम किसने दिया है इनको? नाम याद रखेंगे, एडवर्ड टॉमस ने कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 200 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया जिसे दीनार कहा गया। बहुत महत्वपूर्ण है, 200 ग्रेन का सोने का सिक्का जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे अधिक यानी कि 22 विद्रोह हुए थे, जिनमें सर्वाधिक विद्रोह दक्षिण भारत में हुए थे, और इसीलिए वह दक्षिण भारत में अपनी राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने राजधानी परिवर्तित किया था।
मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन काल में ही संपूर्ण दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया, यानी कि स्वयं बिन तुगलक ने ही अपना साम्राज्य बढ़ाया और इसी के समय में इसका साम्राज्य सिमटता गया, क्योंकि इसकी सारी योजनाएं एक के बाद एक फेल हो रही थी। और दक्षिण में तुगलक साम्राज्य के ध्वंसावशेषों, यानी कि जहां पर देवगिरी था वहां पर 3 स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए। पहला विजयनगर, दूसरा बहमनी और तीसरा मदुरै। इनमें विजयनगर और बहमनी बहुत महत्वपूर्ण था। विजयनगर हिंदू शासन था और बहमनी मुस्लिम था। मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा से स्वीकृति पत्र भी प्राप्त किया था और खुतबा एवं सिक्कों पर अपने नाम के बदले खलीफाओं का नाम अंकित कराया था। और ये जो टैक्स हैं, उश्र एवं जकात, इनको छोड़ करके उसने सभी कर समाप्त कर दिए थे। यानी कि ये उदार भी था, ये एक तरह से कहीं ना कहीं जबरदस्ती करने वाला शासक भी था। तो इसमें इतने सारे गुणों का एक साथ मिश्रण है कि बहुत कंफ्यूजन होता है इसके चरित्र का स्पष्टीकरण करने में इतिहासकारों को। ठीक है, तो उश्र क्या था? उश्र एक प्रकार का धार्मिक कर था, जकात भी धार्मिक कर था। तो ये धार्मिक कर को छोड़ करके सभी कर जो है उसने समाप्त कर दिए थे। नस्ल एवं वर्ग विभेद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त करने की नीति मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अपनी पूर्णता पर थी। यह कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म और राजनीति को अलग किया और योग्यता के आधार पर भर्ती की। उसने अमीरों का जो प्रभुत्व था उसको कम करने के लिए योग्य व्यक्तियों को ऊंचे ऊंचे पद दिए। लेकिन बिन तुगलक ने यह कार्य बहुत ज्यादा दिया और हिंदुओं को भी बड़े बड़े पद दिए बिन तुगलक ने। और बिन तुगलक पहला ऐसा सल्तनतकालीन शासक था, मुस्लिम शासक था, जो होली के त्योहार में भी भागीदारी करता था, खूब जम के होली खेलता था। सर्वप्रथम सूबों की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए बिन तुगलक ने एक रजिस्टर तैयार कराया। जैसे हमारे यहाँ बजट बनता है ना, बजट में हिसाब किताब रखा जाता है, तो वैसे ही सूबे यानी कि जो प्रांत थे उनकी कितनी आय है और कितनी व्यय है, इसका हिसाब रखने के लिए रजिस्टर शुरू किया। मोहम्मद बिन तुगलक के उदारवादी विचारों का प्रमाण हमें कुछ जैन परंपराओं में भी मिलता है। बहुत पूछा जाता है यह प्रश्न, जिसके अनुसार उसने जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी, जिन्हें कि राजशेखर भी कहा जाता है, इनका स्वागत किया। हालांकि बिन तुगलक एक मुस्लिम था, फिर भी उसने गैर मुस्लिम धर्म यानी कि जैन धर्म से ताल्लुक रखने वाले जैन गुरु जिन प्रभु सूरी का अपने शासन में, साम्राज्य में स्वागत किया था। नगरकोट की विजय 1337 ईस्वी में हुई थी और इस नगरकोट की विजय में कोढ़न की विजय मोहम्मद बिन तुगलक की एक नवीन विजय मानी जाती है। केवल राजस्थान में ही उसे सफलता नहीं मिली, बल्कि दक्षिण भारत की विजय को पूर्ण करने का श्रेय भी इसी को है। तो नगरकोट हो, कोढ़न हो या राजस्थान हो या फिर दक्षिण भारत हो, हर जगह मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बंगाल पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत से आजाद हो गया। इन्हीं के जीवन में बंगाल आजाद हो गया और मलिक हाजी इलियास ने सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ये पूछा जाता है कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो शमसुद्दीन था। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा का प्रचलन मुख्यतया मंगोलों की ही देन है। बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले मंगोलों ने प्रतीक मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा आरंभ की थी और साक्ष्य बताते हैं कि यह प्रयोग चीन में भी हुआ था। तो चांदी की कमी का विकल्प ढूंढने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने भी प्रतीक मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा आरंभ की थी, जो कि फेल हो गई। नगरकोट पर आक्रमण के अवसर पर इसने ज्वालामुखी के देवी मंदिर को नष्ट नहीं किया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। उदार व्यक्तित्व यहां से दिखाई देता है। धार्मिक रूप से सहिष्णु था, सभी धर्मों का सम्मान करता था। आपने देखा कैसे नगरकोट में जो ज्वालामुखी मंदिर अभी भी है, हमेशा ज्वाला जलती रहती है, किसी भी मौसम में आप जाइए तो इस ज्वालामुखी, और ये कितना पुराना है बाद में हम देखेंगे, अकबर ने इस ज्वाला देवी मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया है
है और अभी भी वहां मौजूद है। जब आप वहां जाएंगे ज्वाला देवी तो देखेंगे अकबर द्वारा चढ़ाया गया सोने का छत्र या चांदी का छत्र वहां पर मौजूद है। तो उसी ज्वालामुखी का जो मंदिर था इसको नष्ट नहीं किया। सामान्यतः मुस्लिम आक्रमणकारी जब किसी हिंदू मंदिर पर आक्रमण करते थे तो उसको नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। आपने देखा कैसे सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था और प्रतिमा को तोड़ दिया था। हिंदुओं को इसने बिन तुगलक ने सम्मानित पदों पर बड़ी मात्रा में नियुक्त किया था। दिल्ली सुल्तानों में वह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में मुख्यतया होली में भाग लेता था, ऐसा इसामी कहते हैं। एल्फिंस्टन ने यह माना है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। एल्फिंस्टन का यह कथन प्रश्न में पूछा गया है। तो किस इतिहासकार के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश था? क्योंकि जिस तरह से वो उतावला हो जाता था, जल्दबाजी में अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करता था, तो ऐसा लगता है कि वह पागलपन का शिकार था। डॉक्टर आशीर्वाद लाल कहते हैं, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि इसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। मुझे भी यही लगता है कि ये अच्छे और बुरे, बुद्धिमान और पागलपन सबका मिला जुला व्यक्तित्व था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में यह सर्वाधिक विद्वान एवं सुसंस्कृत शासक था। ये ईश्वरी प्रसाद कहते हैं, इसकी तारीफ करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से बिन तुगलक क्या था? आप उसे समझदार मानते हैं या बेवकूफ मानते हैं? तो बताइएगा जरूर। तो इनके हिसाब से ये बहुत ही विद्वान था, बहुत समझदार था। 20 मार्च 1351 को सिंध 1351 में सिंध यानी कि ठट्टा के विद्रोह को दबाते हुए इस सुल्तान की मृत्यु बुखार आने से हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद बदायूं क्या कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है ये। बदायूं कहता है क्योंकि प्रजा इतनी त्रस्त हो गई थी सुल्तान के नए नए प्रयोगों से, और प्रयोग फेल हो जाने से, कभी दिल्ली से देवगिरी जाओ, फिर देवगिरी से दिल्ली आओ, फिर मुद्रा बदलो, फिर ये करो, तो आदमी बहुत त्रस्त था, प्रजा बहुत त्रस्त थी। तो जब सुल्तान की मृत्यु हुई तो प्रजा को एक प्रकार से सुकून मिला, ऐसा बदायूं कहता है, और प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। राजधानी परिवर्तन के संबंध में इब्न बतूता लिखता है कि अंधे और लंगड़े को भी घसीट कर ले जाया गया था, जबकि बर्नी कहता है कि कुत्ते बिल्ली तक को नहीं छोड़ा था। ये जो इब्न बतूता और बर्नी का जो विवरण है ये बताता है कि एक एक व्यक्ति को दिल्ली से देवगिरी लाया गया था जब राजधानी बदली गई थी। और बर्नी कहता है, थोड़ी सी अतिशयोक्ति है यहाँ पर, सच्चाई नहीं है, लेकिन बर्नी कहता है कि जब राजधानी बदलने के बाद देवगिरी पहुंच करके सुल्तान ने ऊंचाई पर खड़े होकर देखा तो उसने देखा कि दिल्ली में अंधेरा था, वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब उसको समझ में आया कि सभी लोग वहां से आ गए हैं। तो इस प्रकार से अतिशयोक्ति यहाँ पर की गई है। भला देवगिरी से दिल्ली कैसे दिखाई दे जाएगा? मोहम्मद तुगलक के समय में चीन, ईरान, ख्वारिज्म आदि के साथ राजदूतों का आदान प्रदान हुआ था, जिससे सल्तनत की प्रतिष्ठा बढ़ी और विदेशों से आर्थिक एवं सांस्कृतिक संपर्क में वृद्धि हुई। इस बात का ध्यान था बिन तुगलक को कि दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने चाहिए। तो दूतों के, जैसे कि आज हम राजदूत दूसरे देशों में भेजते हैं, वैसे ही दूतों का आदान प्रदान करता था इन देशों के साथ। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर हमने आपके सामने रखे और आप इनके बारे में अपना निष्कर्ष दें, और ये आप ही डिसाइड करें कि बिन तुगलक बुद्धिमान था या पागल था, बेवकूफ था। तो इसके साथ बिन तुगलक पूरा हुआ। अगले वीडियो में आपके लिए हम बहुत महत्वपूर्ण दीन इलाही अकबर की धार्मिक नीति लाएंगे और निश्चित तौर पर वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा होने वाला है। थैंक यू। चेक कर लो, तो आराम ही नहीं कर पाओगे हमारे चक्कर में। अरे बाप रे, रोज का ये नियम हो जाएगा यार हमें।